हेलो वेलकम टू डी मैथ्स। मैं दिलखुश सैनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स व क्वेश्चंस इनके बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपके जो मैथमेटिक्स के उसको आसान बनाना, कि इजीली आपसे क्वेश्चंस पुट अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, पहले वाले वीडियो मैंने 2023 के जो पीवाईक्यू में यहाँ पे करवा रहा हूँ उसके मैंने पीवाईक्यू जो सॉरी एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो पहले थे यहाँ पे फिल करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिटर्न देन इन द आंसर बुक। इससे पहले वाले वीडियो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है निकाल के अपन को देखना है और उसको यहाँ पे क्या करना है, फील करना है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो 95 पहले अपन को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग। ठीक है दोस्तों, जब भी एचसीएफ निकालना हो तो अपन ऐसे करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं अलग अलग। दो तरीके होते हैं यहाँ पे, मैं दोनों बता दूंगा आपको। तो देखो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखो पहले 2 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड होने इवन नंबर आना चाहिए, बट ये ओड नंबर है। ठीक है, देखते हैं। तो 9 + 5 करें 14 आ रहा, 14 3 की टेबल में नहीं आता तो नहीं होता। तो ओनली ये 5 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, तो 5 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितने टाइम, 1 टाइम। अपने पास 4 बचा तो ये 9 टाइम। फिर 19 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इस तरीके से ये 2 से हो जाएगा बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर। तो 15 हो जाएगा 7 टाइम। फिर यहाँ पे 1 6 टाइम। ऐसे 2 से करेंगे अपन डिवाइड यहाँ पर, तो ये 3 टाइम। फिर यहाँ पे हो गया अपने पास ये 8 टाइम। क्लियर है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पर वापस, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो गया 1 टाइम एंड 9 टाइम। फिर इसके बाद में वापस 19 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो अपने डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या क्या आया देखो। 95 के जो अपने प्राइम फैक्टर बना वो बना 5 मल्टीप्लाई 19, एंड यहाँ पर जो बना 152 का उसका बना अपने पास 2। 2 की पावर कितनी आएगी देखो, 1 2 3, 1 2 3 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर आ गई 3। इसी तरीके से यहाँ पर 19 की पावर आ गई अपने पास 1। अब देखो जब भी एचसीएफ निकालना है तो पहली बात तो अपन बात करेंगे जो कॉमन आता है ना, इसमें और इसमें जो कॉमन आ रहा है ना उसको लेना है। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में आए। देखो 5 है ना, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। 19 यहाँ पे भी आ रहा है तो 19 यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 19। अब 19 में देखते हैं पावर, यहाँ तो अभी तो सेम है, लेकिन अगर मान लो दोनों के अलग अलग होती तो जो कम पावर वाला अपन यहाँ लिखते हैं तो वो आंसर होता है। बट अपने यहाँ पे सेम है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 19। मतलब यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा उसका 19 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब नहीं है, लेकिन 19 कॉमन आ रहा है। 19 कॉमन आ रहा है मतलब 19 हो गया, और बाकी कॉमन नहीं आ रहा तो अपने पास 19 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों इसको करने का, और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो तरीके को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अपने पास 95 है और एक 152 है, इनका एचसीएफ निकाल। इसमें बड़ा कौन है, पहले तो यहाँ पे ये है, तो जो भी बड़ा है उसको अपन डिवाइड करेंगे 195 से यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट भाग देना है अपन को, डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 15 में नहीं जा रहा तो इसमें डायरेक्ट देना है। तो कितनी टाइम में जाएगा, आई थिंक 2 बार में नहीं जाएगा, ओनली 1 टाइम में जाएगा। 1 टाइम में 95 आएगा। इस दिन करो, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, मतलब 57 अपने पास ये रिमाइंडर आएगा। फिर 57, अब यहाँ पर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करना। अब इसमें इसमें डिवाइड करना है, किसमें, 95 को भाग देना है, मतलब 57 से जो रिमाइंडर बनता है उससे डिवाइड करते हैं इस वाले डिवाइजर। अब डिवाइड करेंगे तो वापस 1 टाइम 57 आएगा। यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो दोस्तों कितना बच जाएगा अपने पास, 3 5 8 बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो कितना बचा, 8 8 में से 5 जाएगा 38। फिर 38 में
रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 38 से 57 में वापस अपन डिवाइड करेंगे और ये कितनी टाइम हो जाएगा, ये वापस 1 टाइम, तो 38। अब माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पे 4 इधर ले लिया तो 4 यहाँ बना जाएगा। ऐसे अपन वापस फिर 38 को डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करते जाते हैं तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो अब यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 38 आ जाएगा। और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ गया। इसका मतलब कंप्लीट जो डिवाइड हुआ है किससे हुआ है, जिससे भी होता है वो अपना पास एचसीएफ हो जाता है। मतलब इससे हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ यहाँ पे कितना आ गया, 19 आ गया। तो इस तरीके से अब आप इसका एचसीएफ इजीली निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ रहा है, इसका एचसीएफ आ रहा है 9। अब बात करते हैं कि जो अपने पास टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब अपने पास बोल रहा है कि टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल पे किसी एक पॉइंट से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पॉइंट से ओनली अपन एक ही टेंजेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रहे। लेकिन अगर आपसे ऐसे बोले कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोले टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ड्रॉ एट अ सर्कल। मतलब सर्कल, यहाँ पे ये वर्ड नहीं बोले जाए और ओनली एट अ सर्कल बोले यहाँ पर, तब इनफाइनाइट आंसर होता है। मतलब हर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो जाती, बट इसने ओनली क्या बोला, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ओनली वन ही टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वन आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इसमें एक और चीज होती है, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए बोलता है, तो एक्सटीरियर से अपन मैक्सिमम ओनली दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पे वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। जब तक वैल्यू मालूम नहीं होगी तब तक तो अपन करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, और वैल्यू मालूम होती है तो अपन कर सकते हैं। मैंने बोला है पहले वाले वीडियो में भी, आप मेरी टेबल अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप बनाना वहां से सीख सकते हो। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर है कोस 45। तो कोस 45 की वैल्यू, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब इसके एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कोस 45। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि कोस स्क्वायर 45 है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास हो गया कि इसकी वैल्यू 1/√2 है, तो इसका होल स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर 1, और √2 का करेंगे तो 2 कट जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो या तो आप 1/2 लिख देंगे, अगर और पॉइंट में लिखना है तो 0.5 अपन यहाँ पर लिख देंगे। दोनों ही अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इन कार्ट। ये बोल रहा है कि जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। कहने का मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल पर मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी अपन ने, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट। तो इस जो ये सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं अपन, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। ये बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अपन को मीन मैंने निकालना बताया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना है, क्योंकि इससे पहले अब उसको आपका देखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन अपन को पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है। बोल रहा है इज, मतलब अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 5 7 9 और x, इनका मीन अपन को दे रखा है। मीन निकालने का फॉर्मूला जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखा है उन सबका सम करेंगे, 5 + 7 + 9 +
x ये दे रखी है और कितनी दे रखी है 1 2 3 4 उतने से डिवाइड कर। यही होता है अपने पास अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब अर्थमेटिक ये एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन और वो अपन को 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा इक्वल टू में इनको ऐड कर लो 5 7 अपने पास 12 12 और 9 21 हो गया प्लस का अपॉन में 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 को x से मल्टीप्लाई 21 प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो वही एज इट इज आ जाएगा। ऐसे 9 को 4 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे x इज इक्वल टू गया 36 माइनस 21, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, माइनस कर लीजिए 5 और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई अपने पास 15, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका 15 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 15। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, और कमेंट करके बताइए जो वीडियो है कैसा आपको यहाँ पर लग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस है उनको मतलब वन टाइम में थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ टोटल ऑफ 7 विल बी। तो अपने पास टोटल 7 मतलब उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो अगर इंग्लिश में नहीं आया तो यहाँ पे पढ़ लो, आपको यहाँ पर उनके जो नंबर आएंगे ना दो पेयर में, उन दोनों का सम 7 आना चाहिए, ऐसे ही कुछ बोल रहा है। तो मैं इसका थोड़ा अलग लेके आपको बता देता हूँ। जब भी 2 डाइस को अगर अपन थ्रो करते हैं ना दोस्तों, अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि डाइस में टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 6 होता है, और जितनी बार टॉस करें या जितनी डाइस को टॉस करें उतनी पावर आती है, मतलब 36 यहाँ पर टोटल आउटकम्स आएंगे अपने पास। कितने आउटकम्स आएंगे टोटल, टोटल आउटकम्स हो, टोटल आउट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि दोनों बार जो डाइस थ्रो करिए तो जो दो नंबर आएंगे उन दोनों का सम अपने पास कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो पहले अपन यहाँ पर टेबल बना लेते हैं कि 36 कौन कौन से आउटकम होंगे, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। 1 1 यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया 1 6। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 2 2 2 ये हो गया 2 3, ये हो गया 2 4, ऐसे ही 2 5, ऐसे हो गया 2 6। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पर, ये हो गया 3 1, ये हो गया 3 2, ऐसे 3 3 3 4 से अपन करते जाएंगे, 3 5 हो गया 3 6 हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे अपन, चेंज कर लेता हूँ, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, इनके बीच में कोमा जो ध्यान रखना 6। फिर और लिखते हैं अपन यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो 6 1 6 2 6 3 4 5 4 6 6, तो टोटल अपने पास ये जो है ये 36 है। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि जो दो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का नंबर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटकम्स अपने पास लिख लेते हैं, आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम्स है, ये ध्यान रखना। तो वो देखो, तो ध्यान रहे देखो यहाँ पे 6 + 1 करेंगे तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना। तो ऐसे ही इस लाइन को ले ना आप, इस लाइन में जाओगे तो इन सबका सम जो है ना वो 7 हो रहा है, इनका सबका सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ पे आउटकम फेवरेबल आउटकम्स इतने हैं। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी अपन को लिखनी है तो फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगे और टोटल आउटकम नीचे आ जाएंगे यहाँ। तो इनको कैंसिल करेंगे तो 1/, अपने पास यहाँ पे 6 आंसर आ जाए। तो जो अपना क्वेश्चन बोल रहा था उसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं
और टोटल आउटकम यहाँ 36 आ रहा है। क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से। 6-1 आया, फिर यहाँ पे 5-2 आया, फिर यहाँ पे 4-3 आया, फिर यहाँ पर 3-4 आया, फिर यहाँ पे 2-5 आया और एक 1-6 आया। ये 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 6 ऊपर आ गया, टोटल 36 है। कैंसिल करेंगे तो 1/6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 है उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। देखो अपन ने फिर ब्लैंक्स कर लिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे एमसीक्यू थे वो भी कर लिए अपन ने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अपन कर लेते हैं। और देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसको अपन को करना है। वन बाई वन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ वैल्यू के लीनियर पेयर 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 5y इज इक्वल टू 0 विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो आपको आना चाहिए। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि दो पेयर है यहाँ पर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनमें तीन रिलेशन होते हैं। कितने रिलेशन होते हैं यहाँ पर? तीन टाइप के रिलेशन होते हैं, तो वन बाई वन इनको अपन डिस्कस करते हैं। पहला रिलेशन होता है जो इनके कोफिशिएंट है ना, उनमें a1 अपॉन a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा रिलेशन होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जो तीसरा रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन तरीके के यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रिलेशन होता है। पहला रिलेशन अगर ऐसा आता है तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा आता है तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ऐसा आता है तो उसमें होता है नो सॉल्यूशन। में कैसा होता है दोस्तों? नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी अपने पास जो क्वेश्चंस बोल रहा है ना, उस क्वेश्चन में बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। में आपको बता देता हूँ, देखो विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये रिलेशन अपने पास लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ही है, सेकंड इक्वेशन तो इसमें देखो a1 x का कोफिशिएंट तो 3 और b1 y का कोफिशिएंट -2y मतलब 2, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही सही। हाँ मतलब है, तो वो c1 0 है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास a2 जो है वो k है, और b2 यहाँ पर 5 है, और c2 यहाँ पर 0 है। तो ये तो 0 0 है, तो इनको तो लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को अपन ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों की टर्म यहाँ पे दे रखी है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो a1 की तो 3 हो गई अपॉन में b1 की, भाई सॉरी a2 लेंगे, a1 अपॉन a2 है, ध्यान रखिए इस गलती को ना करें। तो 3 अपॉन k हो गया, इक्वल टू का साइन लगाना है। b1 की वैल्यू -2 अपॉन, और यहाँ पर b2 की वैल्यू 5। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखो k को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, तो -2k इक्वल टू हो गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया दोस्तों। a इज इक्वल टू हो गया -15 अपॉन 2। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो ये k की वैल्यू है। तो इस तरीके से k की वैल्यू अपन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, सॉरी राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड ऑफ स्क्वायर रूट, सॉरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब अपन को यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है जिससे अपन क्या स्क्वायर जिससे रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये तो इजी है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है और आपको ओनली ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये बोल रहा है श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला कैसा है तो इस पे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, वो भी आप वहां जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर व्हाट विल बी द 15 टर्म। कौन सी 15 का मतलब A50 टर्म, A15 टर्म अपन को फाइंड करनी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP हुज फर्स्ट टर्म अपन को A दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपको आपको मालूम है ना कि A15 है, तो मैंने आपको बोला था कि A के साथ आप क्या करो, जो आपकी जो टांग में जो आ रहा है ना उसमें से एक कम करके D से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो गया आपका फॉर्मूला ही बन के आ गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म भी इसने किसके लिए बोला, ओनली ए के लिए, तो अपन ने ए लिख दिया और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर डी है तो डी लिख दिया, मतलब यही अपना आंसर यहाँ पर पहुंचे। तो इस तरीके से इसको इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म भी ओनली क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर क्या है डी। इस तरीके से इसने कुछ कुछ नहीं है, आपसे फॉर्मूला पूछा है। क्यों कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कैसे पूछा है। अगर इसको अपन पूरा सोल्व करें तो वो ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते, देखो हमें पता है कि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस यहाँ पर एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। ए और डी तो इसने पहले बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म भी ए है, कॉमन डिफरेंस भी डी है, तो अपन ने वो वही लिया है। तो अपन ए प्लस और यहाँ पर एन की वैल्यू 15 है, क्योंकि अपन को 15 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू 15 और 15 माइनस वन एक करेंगे तो 15 14 हो जाएगा और ये डी, वही मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल, डिफाइन सिमिलर फिगर्स, मतलब अपन को यहाँ पर सिमिलर फिगर को डिफाइन करना। वो कैसे, देखो सिमिलर का मतलब होता है, देखो दोस्तों मतलब उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये इन टू ट्राइंगल्स in two triangles, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional each other, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ इसकी ये जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है। क्या बोला मैंने कि इन टू ट्राइंगल या इन टू फिगर अपने पास दे रखा है, उसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल एंड क्रॉसपोंडिंग एंगल तो आर इक्वल, corresponding angle are equal and corresponding side, इसमें भी वही corresponding sides are proportional each other। यही अपने पास सिमिलर का होता है। अब ये कैसे होता है इसको मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर, ये तो थ्योरी थी इसकी। इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे अगर अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ना दो, आप इसमें ट्राइंगल बना के भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये दो ट्राइंगल आपने यहाँ पे ले लिया, एक ट्राइंगल को आपने ए बी दे दिया और दूसरे ट्राइंगल को पी क्यू आर दे दिया। तो ये सिमिलर तभी होंगे जब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल यहाँ पर सी जो है एंगल आर के इक्वल हो। एक तो ये होना चाहिए, ये होते हैं तब भी सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर होते हैं ना उसमें क्या क्या चीजें इक्वल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इसका और इसका रेशियो, करॉस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसे बी सी अपॉन क्यू आर मतलब इनका रेशियो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का रेशियो। इन सबका अगर रेशियो इक्वल होता है तो इनको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। और अगर ऐसा होता है तो जो ट्राइंगल ए बी सी है
वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये होता है इनमें। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जो लैंग्वेज मैंने वहाँ पे लिखी थी उसका मतलब ये है कि क्रॉसपोंडिंग का क्रॉसपोंडिंग ये, का क्रॉसपोंडिंग ये, का क्रॉसपोंडिंग ये, और जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उनका रेशियो, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड ये, तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, और इन दोनों का, और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है इन तीनों का, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगर टेबल मालूम है तो इनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको 2, 10, 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। उनकी वैल्यू अपन को यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इसको अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर है इसलिए 1/√3, तो 10 30 की वैल्यू, और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 अपॉन में देखो ये 1 था 6 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 2/√3 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को इससे करेंगे तो -1 अपॉन में 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है देखो दोस्तों, और थोड़ा बहुत और सिंपल कर लो, 2/√3 अपॉन यहाँ पे 2 बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस ये हो जाएगा। अब देखो इस 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ऊपर तो हो गया 2 × 3, नीचे हो गया √3 × 2, 2 से 2 कैंसिल, अब बचा 3/√3। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना अपन पार्ट करके, अपॉन में √3, एक √3 से एक √3 कट गया तो अपने पास आ गया √3, और ये अपने पास क्या हो गया दोस्तों इसका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एट थीटा अपन को 60 डिग्री लेना है। ठीक है, अब इसके मैं दो तरीके बता। फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, अपन इसकी वैल्यू पहले पुट नहीं करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो, अपन को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो क्या होती है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज यहाँ रखें, इक्वल टू में 1 माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जब भी अंडर रूट के अंदर और स्क्वायर लग रहा हो तो स्क्वायर हट जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। अब हमें पता है कि साइन और थीटा की वैल्यू अपन को 60 डिग्री दे रखी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2। तो एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। और एक जो दूसरा तरीका है वो है कि पहले अपन वैल्यू पुट करें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें। पहले वैल्यू पुट करें √1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये 60 अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थीटा की। तो ये हो गया 1 माइनस, देखो कोस 60 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इस पर स्क्वायर आएगा। ये हो गया अंडर रूट, यहाँ पे 1 माइनस 1/4। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब 4 1 जा 4। तो ऊपर तो 3 बचा, तो √3 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा स्क्वायर रूट, और 4 का कितना आएगा 2, मतलब 12 आ जाए। तो ऐसे भी √3/2 अपने पास आंसर निकल के आ रहा। तो या तो वैल्यू पुट करके कर लो आप, या फिर उससे जो आइडेंटिटी अपने पास है उससे आप इसको इजिली कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 8 पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। क्या बोल रहा है कि अपने पास एक फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर, एक 10 मीटर हाइट का एक टावर है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 8 पॉइंट ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे एक पॉइंट है उससे 30 डिग्री है। क्या कौन सा एंगल? एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन एंगल की बात कर रहा है ये। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक टावर है। क्या ये एक टावर है, ठीक है। और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर का एक क्या है? टावर। और ये इस टॉप से एक डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है कहाँ पर? अर्थ पर। एक ये अर्थ है, ये जमीन। इस जमीन पे एक पॉइंट है यहाँ पे, और जो इसका डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है यहाँ से, वो डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर बनेंगे 30 डिग्री, ठीक है। और ये अर्थ का बेस है यहाँ, ठीक है। तो हमें पता है ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ? 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से इसके बेस से, जो टावर है उसके बेस से लेके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस वो क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। ये इसका पॉइंट है, पॉइंट इसको मान लेते हैं A, और ये x सेंटीमीटर अपन मान लेते हैं दोस्तों। और ये B पॉइंट हो गया और ये C हो गया। तो अपन बात कर लेते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा A B C। हमें पता है कि नॉर्मल टावर जो है 180 डिग्री पर ही खड़ा, 90 डिग्री पर ये होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखो हमें फाइंड करना है, ये थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी जो बची वो बेस होता है, या हाइपोटेनियस होता है। तो जब भी अपन को ये दे रखा हो कौन, बेस और परपेंडिकुलर, तो हमें पता है टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ई बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो टेन थीटा अपन को यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, पी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर है, और बेस अपने पास यहाँ पर एक्स है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10/x। एक्स को 1 से करेंगे तो x इक्वल टू 10/√3। तो ये हो गया मीटर में। तो ये अपना आंसर आ जाए यहाँ पर। जो यहाँ पर जो है ना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस के टावर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10/√3। तो इस तरीके से इसको इजीली यहाँ पर अपन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते थे, थोड़ा ऊपर ले ले। देखो बोल्ड है कि द if ratio of length of vertical road and length of its shadow is 1:√3, then find the elevation of sun। कहने का मतलब है कि एक वर्टिकल रोड खड़ी है अपने पास। वर्टिकल रोड कैसे खड़ी है तो देख लेते हैं अपन। साइड में कर देता हूँ। देखो एक वर्टिकल रोड अपने पास खड़ी हुई है। सपोज डेट ऐसे एक वर्टिकल रोड है, ये खड़ी हुई है। ये सूरज से यहाँ पर किरणें गिर रही है इस पे, तो इसका ये शेडो जा रहा है इधर, ये शेडो जा रहा है, ठीक है। और इस शेडो से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, ये थीटा है, ये अपन को निकालना है। और ये बोल रहा है कि जो लेंथ है, क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड, इस वर्टिकल इसकी जो लेंथ और यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। मान लो ये तो हो गया एक्स, ये किसकी लेंथ हो गई? जो वर्टिकल रोड है, जिसको मैं L1 मान लेता हूँ। और L2 जो हो गई ये किसकी? शेडो की लेंथ हो गई, इसको √3 एक्स में मान लेता हूँ क्योंकि रेशियो में दे रखा है। तो ये तो इसकी शेडो की लेंथ हो गई, इसको मैं बोलता हूँ √3 एक्स, ये इसकी लेंथ हो गई। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें पता है वही थीटा यहाँ दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेस, तो वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो टेन थीटा अपन को निकालना है, तो एज इट इज रहेगा। पी की वैल्यू यहाँ पर एक्स है, परपेंडिकुलर साइड, और यहाँ पर जो बेस है वो √3 एक्स है। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 1/√3। तो हमें पता है वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू थी? 10 30 की।
और 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर ये वाला वही क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक नहीं है क्या? एक दूसरे सेम टू सेम एज इट इज वैसे वैसे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर रेशियो दे रखा है 1/√3। हाँ तो वही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे निकाल रहे हो 1030 यहाँ बन रहा है, तो 1030 की वैल्यू आपके निकल के आ रही है 1/√3। यहाँ पे भी तो वही बात कर रहा है ना, यहाँ पे तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत यहाँ पर एक कनेक्ट हो रखा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ a circle with center O and radius 3 centimeter and draw two tangent to circle from from point P, which is 5 centimeter away from its center, and write the measurement of them। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल अपन को बनाना है, और जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर, जो सेंटर है उससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, से अपन को सर्किल पर क्या करनी है, दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उनका अपन को वो भी करना है, मेजरमेंट भी करना है, तो वो कर लेंगे। देखो एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इसकी डिस्टेंस टोटल 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इस पॉइंट से अपन को सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी, कर दी, ये कर लिया अपन ने। और इसकी जो ये रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, ये पूरा अपने पास रचना हो गई। इसकी रचना अपन लिख सकते हैं कि अपन ने एक क्या लिया, ओ सेंटर लिया, जो भी है आप लिख सकते हो उसमें। और अपन ने स्टार्टिंग में क्या करा, 5 सेंटीमीटर कंपास लेके अपन ने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा। देन यहाँ पे ओ से पी तक का एक क्या लिया अपन ने, 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली, जिससे पी से टू टेंजेंट ड्रॉ करी। देन आप इनका मेजरमेंट कर लीजिए स्केल से, और आप यहाँ पे लिख दीजिए, इनको नाम दे दीजिए ए और बी। आपको मेजरमेंट करना है ए पी और बी पी, और दोनों मेजरमेंट करने के बाद उनकी जो लेंथ है वो इक्वल आनी चाहिए दोस्तों। तो जब भी ऐसा बनाना हो तो आपको कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ आपको। जब भी ऐसा कुछ करना हो तो आपको क्या करना है, पहली बात देखिए, देखो कैसे बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है दोस्तों, एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर स्थित है, तो 5 सेंटीमीटर की एक क्या कर लो, आप लाइन बना लो। ये तो सेंटर हो गया, ये पी हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले सर्कल बनाना है, तो आपको कंपास खोलना है, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर खोलिए, और इसको घुमा दो। आप यहाँ रख के उस पॉइंट पे सर्कल उसको रखो, लोहे वाले को, और पेंसिल यहाँ पे होनी चाहिए, और इसको घुमाओ। इसको घुमाओगे तो ये आपका क्या बन गया, सर्कल बन गया। देन इसके बाद में जो ये लाइन है ना, इस लाइन का आप क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो जब भी किसी भी लाइन का बाइसेक्टर करते हैं ना दोस्तों, जैसे ये लाइन है इसका बाइसेक्टर करना है, तो यहाँ पे कंपास रख के इससे हाफ से मोड़ देना, अपन को उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लेना है, और एक आर्क यहाँ लेना है। इसके देन बाद यहाँ पे रखना है, उसको चेंज नहीं करना। एक आर्क यहाँ लेना है, एक आर्क यहाँ लेना है। देन इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये लाइन के दो इक्वल इक्वल पार्ट हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से अपन को इस यहाँ पे ओपी जो लाइन है उसके भी दो पार्ट करने हैं। तो कंपास यहाँ रख के हाफ मोड़ देना, अपन इसको खोलेंगे, तो एक आर्क अपन यहाँ लेंगे, और एक आर्क यहाँ कटेगा। फिर प्रकार को जो कंपास है उसको यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ कटेगा और एक आर्क यहाँ कटेगा। तो इनको अपन क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना। तो ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे कंपास को रखना है, और इतना या तो इधर के बराबर या इधर, क्योंकि लेंथ बराबर है। और यहाँ पे रखिए, इसके बराबर अपन को क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करोगे, ध्यान रहे ये सर्कल इस वाले पॉइंट से यहाँ से पास होना चाहिए। क्लियर है? ये पास हो गया। पास होने के बाद ये इसको यहाँ कट कर रहा है और इसको यहाँ कट कर रहा है। इस पॉइंट को तो आप इस पी से मिला दो, और इसको भी आप इस वाले से ज्वाइन कर दो। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर टेंजेंट। इसको पॉइंट ए दे दो, पॉइंट बी दे दो। अब आपको मेजरमेंट करना है एपी का और बीपी का, और ये इक्वल आना चाहिए जो भी यहाँ पर आपको
चल के आती है। ध्यान रहे उसका चेक कैसे कर सकते हो आप दोस्तों, आपको मालूम है ना ये कितना दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो अपने पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है, तो मान लीजिए ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हो कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 55 25, 3 का करेंगे तो 9 इधर आएगा माइनस, तो पी स्क्वायर माइनस करो 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो 4 आ जाएगा। मतलब जब भी आप मेजरमेंट करोगे ना यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। क्लियर है, कितना आना चाहिए दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तब जाके आपका जो आपने यहाँ पे ड्रॉ करा है ये सर्कल वो सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे ये पेपर 3-4 पार्ट में करवाना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए आप जो मैंने दोनों वीडियो डाले हैं वो अच्छे से देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि PYQ आपको करने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।